हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चैप्टर 4 नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक दोस्तों, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा और आप अगर जज की या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये नोट्स ये वीडियोस आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, ये नीति निदेशक तत्व हमने कहां से लिए हैं? आयरलैंड से अपने संविधान के अंदर लिए हैं। चलिए दोस्तों शुरू करता हूं। देखिए, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट की मैंने वीडियोस, अपनी लाइव क्लासेस की वीडियोस वहां पर डाली हैं, जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। अभी कुछ समय के लिए मैंने वहां पे डिस्काउंट डाल रखा है। चलिए शुरू करता हूं। देखिए, चलिए कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। आज हम नीति निदेशक तत्व पढ़ेंगे, डीपीएसपी पढ़ेंगे। डीपीएसपी के चैप्टर 4 में दे रखा है, भाग 4 में समझाए गए हैं नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं। ये आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक में दे रखे हैं। नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं और मूल अधिकार क्या होते हैं। मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए आप डायरेक्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। आर्टिकल 32 जो स्वयं एक मूल अधिकार है, और आर्टिकल 226 में कहा जा सकता है राज्य के विरुद्ध आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक, मूल अधिकारों के उल्लंघन पर। लेकिन डीपीएसपी के उल्लंघन पर, नीति निदेशक तत्वों पर आप नहीं जा सकते। ठीक है, ये राज्य का कर्तव्य बनाया गया, एक तरह से राज्य की ड्यूटी बनाई गई है नीति निर्देशक तत्व डालकर। क्या ड्यूटी बनाई गई है कि जब भी केंद्र कोई कानून बनाए तो इन नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखकर कानून बनाए, इन्हें वायलेट ना करे। ठीक है, कानून बनाने में वो हमेशा पढ़ेंगे। आइए, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 36 परिभाषा। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में है। ठीक है, राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दे रखी है। राज्य क्या है? वहां पर क्या है? संसद राज्य है, केंद्र सरकार राज्य सरकार राज्य है, विधानसभा विधानमंडल राज्य है, और स्थानीय प्राधिकारी राज्य है, और अन्य प्राधिकारी जो जिसे न्यायालय कहे वो भी राज्य की परिभाषा में डाल दी गए हैं। ठीक, वो राज्य है। 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। इस भाग के अंतर्विष्ट तत्व कब लागू होंगे, कहाँ लागू कराऊं, बता रहे हैं मुझे। इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं होंगे। बस, किसी न्यायालय द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल में कोई वायोलेशन होता है तो उसके लिए मैं जाता हूँ ना, राज्य सरकार के विरुद्ध जाता हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। ठीक, मेरा वायोलेशन क्या है मूल अधिकारों का, मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ ना, इसमें नहीं जा सकता। नीति निर्देशक तत्वों का वायोलेट किया जाता है राज्य सरकार द्वारा तो मैं इसमें किसी न्यायालय में नहीं जा सकता। किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। बस, कर्तव्य बना दिया गया, ड्यूटी बना दी गई, इन्फोर्स नहीं करा सकते आपने। आपके अगर किसी नीति निर्देशित तत्व का उल्लंघन हो रहा है, आप इन्फोर्स नहीं करा सकते। लेकिन इससे रिलेटेड कानून सरकार ने बनाए हैं। जैसे मैं मजदूर हूं, मुझे मजदूरी मालिक ने नहीं दी, 2 साल काम कराया बैंक में, उसके बाद मुझे काम की सैलरी नहीं दी, तब मैं जा सकता हूँ न्यायालय के पास, क्योंकि लेबर लॉ बना हुआ है मेरे लिए अलग से, लेबर कोड बनी हुई है मेरे लिए अलग से। ठीक है, वुमेन्स को कोई ऐसा कानून था तो उनके वुमेन वायलेंस एक्ट मैंने अलग से बना रखे हैं। ठीक है, वो कानून जब बना रखे हैं उनको मैंने नीति निर्देशक तत्व उसमें ऑलरेडी डाल रखे हैं, इसलिए नहीं जा सकता। लेकिन उन कानूनों के थ्रू जा सकता हूं मैं सामने में। ठीक है, चलिए। आर्टिकल 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। देखिए, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि का ध्यान रखेगा और इसके लिए सामाजिक व्यवस्था अपनाएगा। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, न्यायिक राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। राज्य जब भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो दिए गए हैं प्रस्तावना में, इससे संदर्भ में कोई कानून बनाएगा तो लोक कल्याण को ध्यान में रखेगा, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगा कानून बनाने। ठीक, राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। आय की असमानताएं, किसी की एकदम ज्यादा, किसी की कुछ भी नहीं, ऐसी असमानताओं को प्रयास करेगा कम करने का। और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। बस, प्रतिष्ठा और अवसरों की असमानता जो हो रही है उसमें समाप्त करने का प्रयास करेगा। सबको समान अवसर मिले, सबको नौकरियां मिलें, ये नहीं किसी एक समुदाय के लिए नौकरियां रखी जाएं, किसी एक समुदाय से ऐसा काम कराया जाए, सबके लिए हो। आर्टिकल 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। राज्य अपनी नीति, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसे ध्यान से पढ़िएगा, इसके पॉइंट्स पूछते हैं, ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है एग्जाम में।
राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से क पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। पुरुष और स्त्रियों सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। नौकरियां पुरुषों के लिए हैं तो महिलाओं के लिए भी सेम नौकरी होगी। ऐसा नहीं कि महिलाओं उसमें नौकरी नहीं कर सकती। अब देखिए परसों सरकार का आदेश आया कि बीएसएफ में अब महिलाओं की भी भर्ती की जाएगी। उत्तराखंड में प्रस्ताव पास किया जा रहा है कि यहाँ पर पुलिस की भर्ती में महिलाओं की भी भर्तियां की जाएंगी, स्पेशल दर्जा उनको भी दिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए, बीएसएफ जैसे काम के स्ट्रिक्ट काम होता है बीएसएफ का, वहां पर महिलाओं की भर्ती होना, आर्मी में महिलाओं का रिजर्वेशन होना, महिलाओं की भर्ती होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है। चलिए, जीविका के मीन्स काम के समान अवसर दिए जाएंगे, पुरुष और स्त्रियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए, ख समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। सामूहिक हित का ध्यान रखा जाए। कोई कानून बनाया जाए तो उसमें सबका हित हो, किसी एक का हित ना हो, किसी एक समुदाय का हित ना हो कि हिंदू का हित हो रहा है, मुस्लिम का हो रहा है, या मुस्लिम का हो रहा है हिंदू का नहीं हो रहा है, ऐसा ना हो। सबके लिए सामूहिक हित होना चाहिए कोई कानून बना रहे हैं जब आप। चलिए, ग आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। देखिए, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चलनी चाहिए कि जो धन है, पैसा है, सबको समान मिले। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक समुदाय के पास, जो हमारे साहब ने कहा 80% पैसा एक समुदाय के पास है, 20% पैसा पूरी दुनिया के पास है, पूरे 20% पैसा सबके पास है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबके पास पैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी एक के पास हो। घ पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान इसे वेतन इंपॉर्टेंट हो। लगा लीजिए, यही आएगा एग्जाम में। पुरुष और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन कहाँ दे रखा है? 39 के डी में दे रखा है। जो पुरुष है उसकी सैलरी 20,000 रुपए है, या ठीक महिला है उसकी सैलरी 15,000 रुपए, ऐसा नहीं। समान कार्य है तो समान वेतन होगा। बैंक में एक कर्मचारी महिला है, उसकी सैलरी 80,000 महीना है, तो पुरुष की सैलरी भी 80,000 ही होगी। ऐसे नहीं कि महिला को 50,000 दे रहे हैं, पुरुष को 80,000 दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समान कार्य समान वेतन। अंगे पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। बस यहाँ क्या करने जा रहे हैं? पुरुष और स्त्रियों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा काम करते समय। उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, उनकी शक्ति का भी सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यानी कि उनसे अननेसेसरी बहुत काम लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए। और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। देखिए, मेरी नौकरियां नहीं आ रही हैं, 2 साल हो गए जुडिशरी की पोस्ट नहीं निकली, मैं तैयारी कर रहा हूँ। इतनी 35 साल मेरी एज ओवर हो गई। ठीक है, 35 साल में मुझे 2 वैकेंसी मिलती हैं, 2 बार एग्जाम दे सकता था, लेकिन नहीं आई, एज ओवर हो गई, तो मैं क्या कहूंगा? क्या करेंगे बच्चे? क्या करते हैं इसकी जो तैयारी 55 साल दिल्ली इलाहाबाद में लगे हुए, 10-10 साल हो गए तैयारी लग रहे, वैकेंसी नहीं आ रही, क्या करेंगे? उल्टे सीधे काम में लगते हैं। सोचिए कि यहाँ से पैसा कमा लो, वहां से पैसा कमा लो, गलत काम में लग जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस राज्य की जिम्मेदारी है मेरी वैकेंसी निकाले। जब मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्यों बच्चे आंदोलन कर रहे थे वहां पे? बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए। बच्चों को सुविधाएं दी जानी चाहिए, आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाने चाहिए ताकि बच्चे वहां पे आराम से पढ़ सकें। बुक्स दी जानी चाहिए फ्री में ताकि अच्छे पढ़ सकें। नहीं है, और बालकों और अल्पवयी व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए, उन्हें आर्थिक हेल्प दी जाए। देखा, हमने वृद्धावस्था पेंशन दे रहा हूँ मैं बुजुर्गों को। ठीक है, महिलाओं को अलग से पेंशन दे रही सरकार, इसी वजह से ताकि अपना जीवन यापन कर सकें। हर महीने किसान के खाते में 2,000 रुपये याद है कितने आ रहे हैं? साहब, 2,000 आ रहे हैं ना, हर 4 महीने में आपके 2,000 आ रहे हैं, तो कहीं के लिए दिए जा रहे हैं सरकार द्वारा ताकि आप अपना जीवन यापन कर सकें। चलिए, 39A इंपॉर्टेंट। 39A समान न्याय और पूछेंगे आपसे कब जोड़ा गया? 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। जिस आर्टिकल 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, न्याय इजी हो, सबको मिल सके न्याय, यानी कि अमीरों के लिए है न्याय, गरीबों के लिए ना हो, सबको न्याय मिले। राज्य की जिम्मेदारी है ये। और वह विशिष्टता यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। आर्थिक रूप से कमजोर है, निर्योग्य है, कोई बुजुर्ग महिला है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई पर्दानशीन महिला है, वो न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे। पैसे नहीं है उस पर, उसको भी न्याय मिले, जिम्मेदारी है राज्य की।
उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। बस किसी भी रीति से उसके पास निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करना राज्य की जिम्मेदारी है। चलिए, आर्टिकल 40 एग्जाम में पूछेंगे कब जोड़ा गया, 42 अमेंडमेंट 1976 द्वारा जोड़ा गया। ठीक, चलिए 42 अमेंडमेंट 1976। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। देखिए, ग्राम पंचायत कहाँ दे रखी है हमने? चैप्टर 9 कौन सा 9? चैप्टर 9 कहाँ से लेके कहाँ तक? 243 ए से लेके ओ तक लिख लीजिए। 243 चैप्टर 9 मैंने अलग से बनाया। चैप्टर 9 में कहाँ से दे रखे हैं? 243 ए से लेके 243 ओ तक। चलिए, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। उनको ऑटोनॉमी देगा, स्वतंत्र होंगे अपने फैसले लेने के लिए न्याय पंचायतें, ताकि अपना आराम से निर्णय कर सकें। ठीक, ग्राम पंचायतों का गठन करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की है, ताकि अपना वो आराम से अपना गांव का काम कर सके। आर्टिकल इसके 40 लिए अलग से चैप्टर 9 बनाया गया और आर्टिकल 243 ए से लेके ओ तक में इसका प्रावधान किया गया है। आइए 41। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने का, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनहर अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने के प्रभावी उपबंध करेगा। देखिए, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, प्रत्येक व्यक्ति को काम मिले। ठीक है, हमने मनरेगा चला रखा है, कहीं के लिए चला रखा है मनरेगा? भाई 100 रुपए दिहाड़ी, 200 रुपए दिहाड़ी हर व्यक्ति को मिले। इस तरह के काम पाने, शिक्षा पाने, कोई व्यक्ति शिक्षा पाने से वंचित ना रहे, ये भी सरकारी जिम्मेदारी है। कोई बेकार है, बेकार घूम रहा है, उसे काम मिले। बुढ़ापा हो गया, बीमार हो गया तो उसे फैसिलिटी मिले। हमने आयुष्मान कार्ड बना रखे हैं, बीमार होने पर उनको फैसिलिटी मिले, 5 लाख रुपए तक का इलाज उनका फ्री होगा। ठीक है, कोई बुढ़ापे में हर महीने 2,000 रुपए पेंशन, 5,000 रुपए पेंशन इस तरह महिलाओं को, बुजुर्गों को मिलती है, वो मिले। कोई व्यक्ति हैंडीकैप्ड है, उसके लिए साइकिल की व्यवस्था करना, बेड़ियों, उसके क्या कहते हैं, बैसाखियों की व्यवस्था करना, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है। चलिए, आर्टिकल 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। इंपॉर्टेंट है, इसे प्रसूति सहायता गोल कर लीजिए, मैटरनिटी लीव रिलीफ। राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। बस क्या करे, देखिए, मैटरनिटी लीव के लिए भी राज्य की जिम्मेदारी व्यवस्था करे। महिलाओं को कुछ प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट होने के 2 महीने पहले, 3 महीने बाद उसे छुट्टी रहे, वो आराम से अपने बच्चे का लालन पालन कर सके, ये सरकार की जिम्मेदारी है। उससे काम ना लिया जाए उस पीरियड के दौरान में। ठीक, और क्या करे, देखिए, मनोचित दशाओं का भी ध्यान रखे। जहां वो काम किए जा रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, वहां मेंटली तौर पे स्ट्रांग रहे, उल्टे सीधे काम ना कराया जाए किसी से भी। चलिए, आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। बस कुटीर उद्योग गोल कर लीजिए, कुटीर उद्योगों की व्यवस्था करेगा, राज्य की जिम्मेदारी है। अवकाश के संपूर्ण अवसर मिले, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए, शाम को 5 बजे अपने अपने घर जाना चाहिए, 24 घंटे किसी से काम ना लिया जाए, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है। इस तरह से काम किया जाए। लेकिन लाइट जल रही है, देखना इसकी। हाँ जी, चलिए ना, चलिए, ठीक है। काम की न्यायसंगत दशाओं का ध्यान रखा जाए। चलिए, कुटीर उद्योग क्या होते हैं? छोटे उद्योग लगाए जाए, ठीक है ना, टोकरी बनाने की फैक्ट्री, ठीक है, कुछ भी इस तरह के उद्योग बनाना, स्वेटर बनाने की फैक्ट्री, उनके उद्योग, या मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, ये सब कुटीर उद्योग में आते हैं। चलिए, 43A उद्योगों के प्रबंध में पूछेंगे आपसे 43A कब जोड़ा गया? नीचे देखिए 42 अमेंडमेंट 1976। तो क्या ध्यान रखना है?
39A 43A दोनों जोड़े गए हैं 42 अमेंडमेंट 1976। जी। आर्टिकल 43A उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। ताकि कर्मचारी भी उद्योग में भाग ले सकें, उनको आज़ादी हो अपने काम को सही तरह से करने के लिए, उनको मैनेजमेंट में कुछ हिस्सा दिया जाए, उनको कुछ शेयर दिया जाए, ताकि आराम से उनको सोचें हम अपने हिसाब से काम करें, हम किसी के प्रेशर में ना रहें, उनको सहूलतें दी जानी चाहिए। 43 भी देखिए। आर्टिकल 43 ख सहकारी समितियों की अभिवृद्धि। राज्य सहकारी समितियों के ऐच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य संपादन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और वर्तिक प्रबंधन में अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा। चलिए, ये हमने कब जोड़ा देखने चाहिए, देखिए 97 अमेंडमेंट कब 2011 द्वारा सहकारी समिति जोड़ा हमने। इसके लिए चैप्टर क्या बनाया हमने, चैप्टर 9B बनाया। कहां से कहां तक है आर्टिकल, उसमें आर्टिकल 243 ZH से लेके ZT तक। ठीक, चलिए। सहकारी समिति किसके लिए काम करती हैं, किसानों के लिए काम करती हैं, कृषि विभाग के लिए काम करती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उनको लोन देना, उनको फैसिलिटी देना। ठीक है, चलिए जी। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। यही है कॉमन सिविल कोड। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। देखिए, राज्य की जिम्मेदारी है पूरे भारत के लिए एक समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास किया जाए। ठीक है, अलग अलग कानून ना हो किसी किसी के लिए, सबके लिए एक समान सिविल संहिता हो, जिसके लिए बात की जाती है कॉमन सिविल कोड द्वारा। जैसे उत्तराखंड में सबसे पहले प्रयास किया गया कॉमन सिविल कोड बनाने का। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। इंपॉर्टेंट 0 से पूछेंगे 6 कब जोड़ा गया, 86 अमेंडमेंट 2002 द्वारा संशोधन किया गया। इसमें 86वां संशोधन 2002 द्वारा। जिम्मेदारी किसकी है और कितने साल का बच्चा, आपको ये ध्यान रखना है। जिम्मेदारी, चलिए। राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। क्या, कौन सी आंगनवाड़ी केंद्र बनाऊंगा मैं। 6 साल से कम के बच्चे की जिम्मेदारी किसकी, राज्य की है। क्या बनाकर, आंगनवाड़ी केंद्र बनाकर वहां पढ़ाया भी जाता है, शिक्षा भी ध्यान रखा जाता है, वैसे भी स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, खाना मिलता है, मिड डे मील की व्यवस्था की जाती है बच्चों के लिए। चलिए। आर्टिकल 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। बस, SC ST OBC के शिक्षा और अर्थ यानी कि पैसे संबंधी वृद्धि की जाए, शिक्षा में वृद्धि की जाए, राज्य की भी जिम्मेदारी है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्राप्त हो, सबको, जो माइनॉरिटीज में आते हैं, SC ST में जो बच्चे पढ़ाते नहीं, माँ बाप काम में लगा देते हैं, उनको भी शिक्षा मिले, उनको भी फैसिलिटी मिले, उनको भी पैसा मिले, वजीफे मिलते हैं। देखिए आप, ठीक है, किस लिए दिए जाते हैं वजीफे, ताकि बच्चा आराम से पढ़ सके। ये व्यवस्था है, देखिए राज्य की जिम्मेदारी बनाई गई है। चलिए, राज्य, अब राज्य ये काम नहीं कर रहा है मैं साहब, तो क्या मैं न्यायपालिका जा सकता हूँ, क्या नहीं जा सकता। बस यही ध्यान रखना है। राज्य मुझे फैसिलिटी नहीं दे रहा है, फैसिलिटी पेश पे डाला गया, लेकिन फिर भी सरकार फैसिलिटी देती है ना मुझे, सिलेंडर में सब्सिडी देती है ना मुझे और पेट्रोल पर सब्सिडी मिलती है नहीं, और चीजों पर, सब काम राज्य की जिम्मेदारियां हैं। चलिए। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों की विशिष्टता, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी संरक्षा करेगा। सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है, राज्य सरकारों की है। नहीं है, नहीं 42 अमेंडमेंट हुआ जिसमें कहा गया नहीं इसके लिए राज्य में जा सकता हूं मैं, फिर उसे बदल दिया गया 44 में नहीं जा सकते। ये चेंजेस भी करेंगे सरकारों द्वारा, लेकिन आज के समय में न्यायालय में नहीं जा सकता इसके वॉल्यूशन के लेकर। सिर्फ सरकार को याद दिला सकता हूँ, सर आपकी जिम्मेदारी, आप ये काम कीजिए, या जो कानून सरकार ने ऑलरेडी बना रखा है उनके लिए अलग से प्रावधान है, मैं वहां जा सकता हूँ। चलिए, तो क्या ध्यान रखना है जी? नहीं पूरे हो जाएंगे ना, ये पूरे कर लेते हैं, पूरा चैप्टर निपट जाएगा। ये सिर्फ आपको याद करने के लिए, याद रखना है आपको, आर्टिकल वाइज याद रखना है, मेंस में कुछ नहीं आना। मेरे से पूछेंगे तो आपको ये सब आर्टिकल डाल देने हैं आपने, इस तरह से पूछेगा नीति निर्देशक तत्व समझाइए, तो आर्टिकल 37 में समझा रखा है, राज्य द्वारा लागू नहीं हो सकते, न्यायपालिका में नहीं जा सकता, इसलिए इस तरह समझा देना आपसे। चलिए 47 आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। पोषाहार स्तर ऊंचा किया जाए, खाना मिले सब व्यक्तियों को, जीवन स्तर अच्छा रहे उनका,
ठीक है, आपको अच्छी फैसिलिटी मिले, अच्छा कपड़ा मिले, आप कम से कम ढक के रह सकें, सर्दी आ रही है, सर्दी में लकड़ी की फैसिलिटी मिले, पब्लिक को आराम से अपना काम कर सके, जीवन यापन कर सके। चलिए। जी। राज्य अपने लोगों को पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्टता मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा, औषधियों का भी ध्यान रखेगा, दवाइयों का भी ध्यान रखेगा, सब राज्य की जिम्मेदारी है। कोई आ- हानिकारक औषधि है उसे बंद किया जाए, कोई मेडिसिन ऐसी बना दी गई उसे बंद किया जाए, अच्छी औषधियां दी जाए। जी। मादक पेयों में आते हैं, देखिए दूध की व्यवस्था करना, अच्छी दूध मिलना, ठीक है, ड्रिंक को कम करना, ये सब चीजें आती हैं, तो राज्य की जिम्मेदारी। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। इंपॉर्टेंट डाले, जैसे कृषि के बारे में पूछेंगे, कहाँ दे रखे हैं 48 में। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। वैज्ञानिक प्रणाली संगठित करने का प्रयास करेगा ताकि आपकी खेती अच्छी हो, पैदावार अच्छी हो, तभी राज्य का भी बढ़ावा होगा, राज्य अपना काम अच्छी तरह कर पाएंगे। और विशिष्टता गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परीक्षण और सुधार के लिए उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। उनके वध को भी रोका जाए, वध न किए जाए गायों के, ठीक है, जानवरों के, उनके वध को भी रोका जा सकता है, तो राज्य ऐसे कानून बना सकता है। जी। आर्टिकल 48 को बस क्या ध्यान रखना है, देखिए 48 ए कब जोड़ा गया, 42 अमेंडमेंट 1976। क्या ध्यान रखना है, आर्टिकल 39 ए, 43 ए और 48 ए जी 42 अमेंडमेंट 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। राज्य की जिम्मेदारी है पर्यावरण का भी ध्यान रखे, संवर्धन करे और वनों को भी लगाए, वन्य जीवों की रक्षा करे, जो हमारे शेर हैं, जानवर हैं, जंगलों में रहते हैं, उनकी रक्षा करना भी सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है, वन्य जीवों की रक्षा। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के संबंध ताजमहल हो गया, दिल्ली की जामा मस्जिद हो गई, लाल किले हो गए, इनका संरक्षण करना, इनको महत्व देना और उनकी व्यवस्था करना, टूट फूट हो रही है उसकी मरम्मत करना, ये सब राज्य की जिम्मेदारी है। चलिए। क्या आते तो है, मैंने कानून बनाया ना एसआई का, अलग से जिम्मेदारी बनाई गई है स्टार्टिंग से ही, देखिए तभी तो एसआई बना, अपना थोड़ी बन गया। सबसे पहले किसने सोचा कि देश में जो इतनी बड़ी पुरानी इमारतें हैं इनकी भी ध्यान रखा जाए, नहीं तो नष्ट हो जाएंगी। आगे खां से क्या मतलब, कौन था, लॉर्ड डलहौजी। पहली बार 1 लाख रुपए की व्यवस्था करी लॉर्ड डलहौजी ने, जो भारत में स्मारक हैं इनका ध्यान रखो नहीं तो नष्ट हो जाएंगी, फ्यूचर में जाके काम आएंगी। लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार व्यवस्था करी इस चीज की, पहली बार सोचा गया कि ताजमहल अगर इसकी ध्यान नहीं रखा गया नष्ट हो जाएगा, लाल किला अगर इसे कलर न किया गया, मरम्मत न की गई तो नष्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो इस देश को अपना देश मानते। नहीं किसने बनाया था, मुगलों ने बनाया था, लेकिन इसमें राज तो वही लोग कर रहे थे ना। चलिए आइए। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। वस्तुओं का भी संरक्षण करना, जो हमारी म्यूजियम में चीजें रखेंगी उनको संरक्षित करना। संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु का यथास्थिति लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्ययन या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। राज्य के ऊपर बाध्यता डाली गई, इनका ध्यान रखे। कोई व्यक्ति तलवार उठाकर लेना जाए, जो पुरानी तलवारें हैं म्यूजियम में रखी हैं, कोई ताजमहल वो रखे हैं हमारे पास, ताजमहल के अंदर देखेंगे आप कुछ कलाकृतियां हैं, उन्हें कोई उठाकर लेना जाए। जी। चलिए। आर्टिकल 50 इंपॉर्टेंट है, बल्कि सारे पीढ़ी के लिए सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, लेकिन फिर भी जो दे रहा हूँ उस पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका अपना काम करेगी, न्यायपालिका अपना काम करेगी, इंटरफेयर नहीं करेंगे दोनों एक दूसरे काम में। वो कार्यपालिका ने कानून बनाया, न्यायपालिका उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। न्यायपालिका ने कुछ कानून बना रही तो राज्य क्या नाम कार्यपालिका उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। चलिए कर सकती, लेकिन पता नहीं कब करेगी, जब बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ कर रही होगी सरकार, अदरवाइज किसी के फैसले में नहीं बोलते सरकार। 3 कानून बनाया गया, पूरा देश हिल गया, तीनों नए कानून बनाकर क्या सरकार ही न्यायपालिका बोली? नहीं बोली। बोल सकती थी यार बिल्कुल हमें पढ़ना पड़ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को पढ़ना पड़ रहा है, इस उम्र में आके रिटायर होने वाला हूं मैं, तो क्या करना, पढ़ना पड़ेगा, तो संसद ने कानून बनाया है मेरे, ठीक, इंटरफेयर नहीं कर सकते। डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कहा नहीं सही है, चेंजेस होने चाहिए। चलिए
राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। राज्य कदम उठाएगा, देखिए ठीक है नहीं, राज्य की जिम्मेदारी है कि अलग 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 रहे, दोनों इंटरफेयर ना करें दूसरे काम में। चलिए आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। राज्य क अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का यहाँ राज्य किसे डिनोट किया गया है? केंद्र से। केंद्र की जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में हमारा मतलब नहीं है रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है हम भी बीच में इंटरफेयर करें जाके, ऐसा मतलब नहीं है हमारा। ठीक है, यूक्रेन के साथ मिल जाए, रशिया के साथ मिल जाए, ऐसा नहीं। हम शुरू से तटस्थ रहे हैं, न्यूट्रल रहे हैं, कभी भी जंगी छिड़ी है, भारत अलग रहा है, चाहे फिलिस्तीन इसराइल की लड़ाई हो, चाहे रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो, या कोई भी ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा क्यों ना रहा हो, हम अलग रहे हैं, हमने इंटरफेयर नहीं किया। चाहे यूएन में मत देने की बात हो, दोनों कंट्रीज हमारे अपने दोस्त हैं और हमें मत देना पड़ता है, हम वहां भी अलग रहते हैं, नहीं हम किसी के पक्ष में नहीं, हम अलग है। ठीक है, इसलिए भारत हमेशा शुरू से बचता आया है इन चीजों से। ख राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का। राष्ट्रों के बीच सम्मानपूर्ण और न्यायसंगत संबंध बने रहे सभी देशों के आपस में एक दूसरे से, जिम्मेदारी है केंद्र की। ग संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। जो संधियां की गई है, सिंधु जल समझौता किया गया है, मनीला संधि की गई है, इनका आदर किया जाए, इनको तोड़ा ना जाए। ठीक, इनका प्रयास राज्य की जिम्मेदारी है। घ अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थम द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। अंतर्राष्ट्रीय कोई विवाद हो रहा है, बांग्लादेश का हमारे साथ सीमा विवाद चल रहा है, ठीक है, चाइना का और भारत के साथ सीमा विवाद चल रहा है, तो उसे मीडिएशन द्वारा सुलझाया जाए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। ठीक है, कब्जे ना किया जाए एक दूसरे की जमीनों पर, ये हमारी जिम्मेदारी है। डी पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे किस पार्ट में मध्यस्थता दे रखी है? 51 के डी में दे रखी है, मीडिएशन द्वारा सुलझाए जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय मामले, ना कि जंगों द्वारा, ना कि आर्मी द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा नहीं सुलझाए जाएंगे। चलिए, ये आज आपको मैंने डीपीएससी पढ़ाए, नीति निर्देशक तत्व पढ़ाए, इन्हें आप घर जाकर अच्छी तरह याद कीजिएगा। ठीक है, इनको आपको रटने हैं और याद करने हैं। आर्बिट्रेशन मीडिएशन जो होता है ना, आर्बिट्रेशन 4 तरीके से होता है। कैसे कैसे होता है आपने पढ़ाया मैंने, जिसे एडीआर कहा जाता है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल कहा जाता है। कैसे होता है? मध्यस्थ द्वारा, सुलहकर्ता द्वारा, लोक अदालतों द्वारा और कोंसिलेशन द्वारा, इस तरह से। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आई है, इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। आपका कोई भी रिलेटिव है, बेटा है, भाई है, बहन है, जो तैयारी कर रही है जुडिशरी की या एपीओ की या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्जाम देने जा रही है, तो ये नोट्स जो मैंने वहां पे डाले हैं और जो वीडियोस डाल रखी हैं, ये आप सबके बहुत काम आने वाली है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।